जी हाँ दोस्तों, ये हमारा महासंग्राम वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें हम सारे आंसर को देखने वाले हैं, जितने सारे आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, ये हमारा BBMK यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 का है, माइनर पेपर हिस्ट्री का। आप सभी को पता है टोटल आपको इकाई नंबर 1, इकाई नंबर 2 और इकाई नंबर 3 और इकाई नंबर आपको 4 पढ़ना है। ठीक है, यानी माइनर पेपर हिस्ट्री में आपको टोटल 4 इकाई पढ़ना है और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखा है। इकाई 1 से केवल आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन पढ़ना है, इकाई 2 से भी आपको 4 क्वेश्चन पढ़ना है, इकाई 3 से आपको 1, 2, 3 और एक ये 4 क्वेश्चन पढ़ना है और इकाई 4 से केवल 1 क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन पढ़ना है बस मैंने वही क्वेश्चन को यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, और ये सभी का हम आंसर जानने वाले हैं एक ही वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम केवल आज इकाई नंबर 1 का क्वेश्चन को ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम ख़त्म करेंगे दूसरा वीडियो में इकाई नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी को चर्चा करेंगे। इसके बाद इकाई नंबर 3 में सारे क्वेश्चन को चर्चा करेंगे, उसके बाद इकाई नंबर 4 का। तो अभी हम इस वीडियो में दोस्तों इकाई नंबर 1 में जितने क्वेश्चन हैं सभी को देखने वाले हैं। ठीक है, चाहे क्वेश्चन प्राचीन भारत के इतिहास के मुख्य स्रोतों का वर्णन करा जाए, हड़प्पा सभ्यता के पतन की विवेचना करें, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो इस बार आने की चांसेस है। ऋग्वेदिक कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन करें। चौथा है उत्तर वैदिक आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशाओं का वर्णन करें। ये हमारा 4 क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको पढ़ लेना है इकाई नंबर 1 से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम लोग आंसर को कंप्लीट करते हैं। पहला है प्राचीन भारत के इतिहास के मुख्य स्रोतों का वर्णन करें। ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पक्का आएगा तो आएगा। ठीक है, और इसको बहुत ही आसान तरीका से आपको बताएंगे, बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कि प्राचीन भारत के इतिहास के मुख्य स्रोतों का वर्णन करें। इसका 3 वो मुख्य स्रोत है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास के मुख्य स्रोतों का वर्णन करें। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, छोटा सा एक भूमिका देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझेंगे स्रोत क्या है। ठीक है, जिसमें जो कि हम किस में डाले हैं, भूमिका में। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए यानी पुराने इतिहास को जानने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है, जो कि अभी 3 स्रोत है। ठीक है, अलग अलग स्रोतों का उपयोग किया जाता है जो हमें उस समय की घटनाओं, संस्कृति, समाज और शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। मतलब देखिए, स्रोत हमें पुराने इतिहास का, जो पहले क्या हुआ था, नहीं हुआ था, पहले राजा महाराजा कैसे चलते थे, पहले समाज क्या था, यही सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्रोत। ठीक है, इतिहास को समझने के लिए इन स्रोतों का अध्ययन आवश्यक होता है। यानी इतिहास को जानने के लिए, पुरानी चीज़ों को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन सारे स्रोतों को जानना बेहद ही जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि ये पुरानी घटनाओं का सटीक और प्रमाणित प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं पता है, स्रोत जो पुरानी घटना है ना, उसका सटीक जानकारी और बिल्कुल प्रमाण के साथ, ये नहीं कि वैसे, प्रमाण के साथ हमारे सामने क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, हमें जानकारियाँ देते हैं और हम जानकारियों को लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत कि इसका मुख्य स्रोत कौन कौन सा है। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है। इनके जो स्रोत है ना, उसको 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, एक है पुरातात्विक स्रोत, साहित्य स्रोत और विदेशी यात्रियों के स्रोत, जो कि यहाँ पे आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए हमें लिखे यहाँ पे स्रोत, आप भी ऐसे ही लिखेंगे एग्जाम में, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। स्रोत, ये हमारा क्या हो गया, स्रोत, और स्रोत को 3 भागों में बांटा गया। पहला हमारा पुरातात्विक स्रोत, दूसरा हमारा साहित्य स्रोत और तीसरा हमारा विदेशी यात्रियों के वृत्तांत या तो फिर स्रोत, बात एक ही पड़ा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो पुरातात्विक स्रोत है ना, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे खुदाई से प्राप्त सामग्री, अभिलेख, ठीक है, स्मारक, मुद्राएं। और इसके बाद जो साहित्य स्रोत है ना, ये 2 भागों में बांटा हुआ, धार्मिक साहित्य और लोक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में पढ़ेंगे वैदिक, बौद्ध, जैन धर्म, और लोक साहित्य में पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवन चरित्र और साहित्य ग्रंथ। उसके बाद फिर पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। बहुत ही आसान, मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से भी बता रखा है कि आप पुरातात्विक स्रोत में ये सब चीज़ों को कैसे याद रखेंगे, फिर साहित्य स्रोत में ये सब चीज़ों को कैसे याद रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल मैंने ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। ठीक है, पहला पुरातत्व स्रोत। अब देखिए मैं लिखा हुआ गया कि पुरातत्व स्रोत को हम कुछ इस प्रकार बांट सकते हैं। पहला खुदाई से प्राप्त सामग्री, आप लोग यहाँ पे नीचे देखा भी था प्रोजेक्ट में, अभिलेख, स्मारक और मुद्राएं। अब चलते हैं नंबर 1 में। थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स नहीं कर पाओगे तो थोड़ा इसका क्या करना, चर्चा कर देना, थोड़ा इसके बारे में वर्णन कर देना है। तो खुदाई से प्राप्त सामग्री, देखिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में खुदाई से अनेक प्राचीन वस्तुएं मिली है। प्राचीन मतलब पुरानी वस्तुएं मिली है, जो भारत के प्राचीन इतिहास जानने में काफी मदद साबित हुआ है। जैसे नगर, भवन, मनुष्य का शरीर, पशुओं के ढांचे, देवी देवताओं की मूर्ति, बर्तन, औजार, सड़कें आदि, ये सब चीजें हमें क्या मिला है, खुदाई में मिला है। और यही सब चीजें हमें भारत का, एक पहले के भारत के बारे में हमें ज्ञान अर्जित होता है। ठीक है,
अब चलते हैं दूसरा, अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? तो भारत के प्राचीन इतिहास को जानने में व उसको समझने में अभिलेखों का मुख्य योगदान रहा है। इससे अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि प्राचीन में ऐसे अनेक भाषाएं लिखी मिली है जो इस बात का साक्ष्य है कि लोगों का भाषा का ज्ञान था। और ये अभिलेख विभिन्न दीवारों, पत्रों आदि पर होते थे और अलग अलग भाषाओं में होते थे, जैसे बराही हो गया, संस्कृति हो गया, ठीक है, लिपि हो गया आदि। अभिलेख मीन्स होता है जो कोई चीज़ लिखा हुआ रहता था ना, जैसे दीवार पर, मूर्ति पर। आप लोग देखेंगे पुराना जमाने में बहुत सारे घरों में भी कुछ लिखा रहता है, मूर्ति पर लिखा रहता है, तो वही होता है अभिलेख। तो इससे भी मुझे भारत का ज्ञान के बारे में क्या होता है, आइडिया मिलता है, विचार मिलता है, उसके बारे में जानकारियाँ मिलता है। सामरक। सामरक मीन्स होता है अदगार चीज़ें। जैसे मान लो इंडिया में जिस प्रकार का चीज़ मिला वही मिला विदेश में, अमेरिका में। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो अधिकार यहाँ था वही अधिकार वही चीज़ें सेम मिला अमेरिका में। तो इसका मतलब यहाँ का रिलेशन वहाँ का था, यहाँ के लोगों का रिलेशन वहाँ से था और यहाँ के लोगों के बारे में वहाँ के लोग भी जानते थे, ऐसा इसका मतलब था सामरक। तो जिस प्रकार अभिलेखों के माध्यम से प्राचीन भारत के इतिहास के जानकारी में सहायता मिलती है, उसी प्रकार सामकरों के द्वारा भी ज्ञान का प्राप्त होता है। थोड़ा इसमें क्या करना, आपको डीपली चर्चा नहीं कर पाओगे, लेकिन इतना कर देना है। और डीपली अगर करना भी चाहोगे ना तो कम से कम 20 पेज से कम में नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको मैक्सिमम 3 से 4 पेज में देना है। तो हमने भी उसी के हिसाब से यहाँ पे इसको सेट करने का प्रयास किया है। चौथा है मुद्राएं। मुद्राएं मीन्स होता है पैसा वगैरह, ठीक है, जिससे हम अपना भरण पोषण कर सकते हैं, जीवन चलाते हैं। प्राचीन भारत की जानकारी में मुद्राएं मुख्य ज्ञान देता है, जैसे सिक्कों व उस पर लगा मोहर। पहले क्या होता था, पता, जो सिक्का होता था उस पर मोहर लगाया जाता था, मतलब किसी मूर्ति वगैरह लगाया जाता था, ठीक है। इससे पता चलता है कि उन लोगों का मूर्ति पूजा पाठ से भी क्या था, और मतलब उन लोग जुड़े हुए थे, ठीक है। तो भारत के विभिन्न भागों से विभिन्न प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुआ है, जिस पर देवी का मूर्ति होता था। कुछ जगह तो राजाओं का भी चित्र मिला। इससे क्या पता चला कि पहले राजा भी हुआ करते थे, जो जानकारियों का मुख्य स्रोत है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। दूसरा, साहित्य स्रोत। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, दूसरा साहित्य स्रोत। पहला जो था पुरातत्विक स्रोत, एक खत्म हो गया, अब दूसरा नंबर में आ गया साहित्य स्रोत। तो प्राचीन भारत की जानकारी देने वाले साहित्य स्रोत में हम उस समस्त सामग्री को शामिल करते हैं जो हमें ग्रंथों के रूप में प्राप्त होता है। जो हमें ग्रंथ में प्राप्त हुआ उसको हम दूसरे भाग में बांट दिए साहित्य स्रोत। साहित्य स्रोत मतलब जो ग्रंथ हुए में, जैसे महाभारत, इससे जो हमारा ग्रंथ होता है ना एक टाइप्स का, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ग्रंथों के रूप में प्राप्त हुआ। इस ग्रंथ को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक होता है धार्मिक साहित्य और एक होता है लोक साहित्य। अभी धार्मिक साहित्य क्या है, तो भारत धर्म प्रधान देश है, हम सभी को पता है, ठीक है, देश हमेशा से रहा है। अतः प्राचीन भारतीय साहित्य का रूप भी धार्मिक ही रहा है। और जो प्राचीन भारतीय साहित्य था ना, कि पहले का जो भारतीय साहित्य था ना, वहाँ भी जो हमारा धार्मिक रहा है ना, वहाँ भी हमारा क्या चलता था, धर्म का ही बात चलता था। मतलब धर्म अभी भी है, पहले भी चलता था। और फिर धार्मिक साहित्य को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, ठीक है, ये 3 हो गया। अब चलते हैं दूसरा कौन सा, जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, लोक साहित्य, ठीक है। तो यहाँ पे लोक साहित्य देखिए, यहाँ पे लोक साहित्य। तो प्राचीन इतिहास के स्रोतों में लोक साहित्य का भी अपना स्थान है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवन चरित्र और साहित्यिक ग्रंथ। अब ठीक है, अब आपको चर्चा नहीं करना है तीनों के बारे में, ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवन चरित्र और साहित्य चरित्र ग्रंथ, ये तीनों के बारे में चर्चा नहीं करना, बल्कि हल्का सा लिख देना है। अतः ये तीनों साहित्य स्रोत से प्राचीन भारत का ऐतिहासिक, जीवन और साहित्य से जुड़े स्रोतों का ज्ञान प्रदान हुआ है। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। कहीं डिफिकल्ट आ रहा है तो फिर मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप अच्छे से नहीं समझा रहे, तो हम और भी एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम नहीं चाहते कि इजी लैंग्वेज में लिख रखें, तो हम सोचते हैं कि हो सकता है आपको इजीली समझ में आ जाएगा, तो वीडियो ज़्यादा लंबा करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका भी समय इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन आएगा जो कि आपको देखना जरूरी है, तो आप लोगों को हमेशा जुड़े रहना, ठीक है। जैसे वीडियो डालते हो वैसे आपको देखना है, ताकि हमें पता चले कि लोग जुड़े हुए हैं हमसे। और वीडियो को शेयर करो, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ पे लाइव पढ़ाना होता ना आपको बैठा करके, तो हम 10 वीडियो मतलब 10 क्वेश्चन बताते हैं, वहीं पर यहाँ पे 1 के बराबर होता है। यानी 10 क्वेश्चन अगर हम आपको ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो ऑनलाइन में 1 क्वेश्चन में उतना मेहनत चला जाता है, ठीक है। तीसरा, विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। वृत्तांत मीन्स होता है विवरण। तो विदेशी जो यात्री थे ना, आते जाते थे, उससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें में भारत के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। देखते हैं कौन कौन सा। तो प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के लिए भारत में आए विदेशी यात्रियों का वर्णन भी विशेष महत्वपूर्ण है। लेकिन भारतीय समाज व उसकी भाषा की जानकारी न होने के कारण उन्होंने कुछ स्थानों पर कल्पित बातें भी लिखी है। देखिए, बहुत सारे विदेश यात्री भी भारत में आए हुए थे, लेकिन उसको भारत के बारे में भाषा नहीं पता था, क्योंकि वो लोग अलग भाषा बोलते थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी यहाँ पे करके गया ना, जो आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कल्पित कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ठीक है। और वो लोग भी क्या करते थे, विचार करते थे, कल्पित करते थे। कल्पित बातें भी लिखी है, यहाँ पे देख सकते हैं। उन्होंने कुछ स्थानों पर क्या लिखी, कल्पित बातें लिखी है। कल्पित जिसे हम कल्पना कर सकते हैं, ऐसी बातें लिख करके उन लोगों ने गया हुआ है, ठीक है। कल्पित बातें यानी कि कल्पना करने वाली बातें, क्योंकि उन लोगों को कुछ ज्ञान नहीं था,
ठीक है, तो हम भी उस पर विचार कर रहे हैं अभी भी कि क्या लेकर के गया है, उस पर कल्पना चल रहा है। कुल मिलाकर के ये वृत्तांत यानी कि विवरण भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। इस आतुर्य में निम्नलिखित का विवरण मिलता है। अब यहाँ पे कौन कहाँ के लोग आए थे, कौन कौन सा आतुर्य लोग आए थे, तो ईरानी वृत्तांत आए थे, यानी ईरानी एक देश है, यहाँ के आतुर्य आए थे, यूनानी आतुर्य आए थे, चीनी आतुर्य आए थे, मुसलमान आतुर्य आए थे। तो ये सब चीज़ें आए थे, जिससे हमें क्या मिलता है, भारत का एक साक्ष्य मिलता है, भारत का एक जानने में एक थोड़ा सा स्रोत है ये, जो कि हमें क्या पर मुख्य योगदान प्रदान करता है भारत को जानने के लिए। ठीक है, तो इस तरीका से आप लोग देख सकते हैं, जहाँ तक पॉसिबल हो पाया था मैंने समझाने का प्रयास किया। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर मैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ अपना रिप्लाई दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता के पतन की विवेचना करें। वाले हड़प्पा सभ्यता के पतन की विवेचना करें। क्वेश्चन इतना आसान है कि बस आपको एक बार वीडियो देखना है, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। और आप एग्जाम में जाओगे और जितना पेज में मैंने क्वेश्चन को किया उससे ज़्यादा पेज में आप वहाँ पे लिख करके आओगे। ठीक है, बस आपको वीडियो को एक बार देखना है, उसके बाद दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। या तो फिर अगर आप देख नहीं सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, सिर्फ आपको सुनने से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका भूमिका के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में से एक है। ये नदी के किनारे बसे हुए थे, इसलिए इसको नदी घाटी सभ्यता भी बोला जाता है, सिंधु घाटी भी सभ्यता बोला जाता है, एंड हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में से एक है। ठीक है, समझ गया ना। सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता वो विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में से एक है। और 1800 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता के पतन के लक्षण दिखाई देने लगा। और जैसे ही 1800 ईसा पूर्व हुआ उसके आसपास हड़प्पा सभ्यता के पतन यानी कि हड़प्पा सभ्यता खत्म होने लगा, ऐसा लक्षण देखने को मिलता था। इस सभ्यता का पतन कब हुआ, कैसे हुआ, इस संबंध में अब भी मतभेद बना हुआ। मतलब अभी तक भी मतभेद है बहुत सारे विद्वानों में। विद्वान का मतलब होता है जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है दोस्तों, जो इसके बारे में चिंतन करते हैं, सोचते हैं, उनके मन में अभी भी एक सवाल बनता है, अभी भी उनके मन में एक मतभेद है कि कैसे ख़त्म हुआ, कैसे पतन हुआ। अभी तक स्पष्ट कोई इसका रीजन नहीं आया हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण हड़प्पा सभ्यता की लिपि अब तक सफलतापूर्वक पढ़ी नहीं जा सकी। अब देखिए अभी तक जो विद्वानों में मतभेद बना हुआ है कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का पतन आने खत्म हुआ, तो इसका असली कारण क्या है, पूरा 100% जो श्योर के साथ कह सकते हैं ना, वो नहीं पता चला है। क्यों? क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता में जो भी कुछ लिखा गया था ना, वो जो लिपि में लिखा गया था ना, वो लिपि को स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं जा रहा है ना। उस लिपि को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, जैसे तैसे करके कुछ कुछ समझा गया है, उसी के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण बताया गया। और जो चीज़ नहीं पढ़ पाए उसमें अभी तक मतभेद बना हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, ज़्यादातर विद्वानों का मत है कि इस सभ्यता का पतन बाढ़ के प्रकोप से हुआ। मतलब बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है ना कि जो इसका पतन हुआ है वो बाढ़ से हुआ है। हालांकि इस सभ्यता के विकास नदी घाटी में ही हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि इस सभ्यता का जो विकास हुआ वो नदी के किनारे बसा हुआ था, और नदी के कारण ही इसका विकास हुआ था, इससे फसल हुआ था, तरह तरह का चीज़ें हुआ था। ठीक है, तो नदी के किनारे बसने के कारण ही इनका विकास हुआ था हड़प्पा सभ्यता का। तो बाढ़ का आना भी स्वाभाविक था। तो ऐसा माना गया कि हाँ जरूर बाढ़ भी आया होगा, क्योंकि जब बाढ़ के नदी के किनारे बसे हुए हैं तो बाढ़ भी आ सकता है, और ये बाढ़ के कारण भी इसका पतन का एक कारण बन सकता है। ठीक है, वहीं कुछ विद्वान, देखिए कुछ विद्वानों का कहना है कि बाढ़ के कारण, वहीं कुछ दूसरे विद्वानों का मानना है कि केवल बाढ़ ही इतना विशाल सभ्यता का पतन कारण नहीं हो सकता। वहीं पे दूसरा विद्वान ये भी कहते हैं कि सिर्फ बाढ़ के कारण ही इतना बड़ा जो विशाल सभ्यता है इसका पतन नहीं हो सकता है। इसलिए बाढ़ तो आया होगा जरूर, लेकिन बाढ़ के अलावा भी बहुत सारा कारण रहा होगा, जैसे आग लग जाना, तो इसमें कुछ लोग मर गए होंगे, महामारी आ जाना, बाहरी आक्रमण आने के बाहर के आकर के कुछ लोग आक्रमण कर लिए होंगे इस पे, इन लोगों पर दबाव बनाए होंगे आदि समर्थन कुछ विद्वान करते हैं। ठीक है, तो कुछ का कहना है कि नदी बाढ़ के कारण, तो कुछ का कहना है आग, महामारी, बाहरी आक्रमण आदि के कारण भी इसका पतन यानी इसका खत्म होना स्वाभाविक होगा। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का मेन कारण जो कि पतन का कारण बताया गया। ठीक है, हालांकि ये सब स्पष्ट नहीं है 100% कि हाँ इसी के कारण लोगों ने वहाँ के लोग खत्म हो गए होंगे, या तो फिर वहाँ का सभ्यता उजड़ गया होगा, पतन हो गया होगा। पतन मतलब खत्म होना। ठीक है, ऐसा स्पष्ट नहीं पता चला, लेकिन जो माना गया है कि हाँ इसके कारण पतन हुआ होगा, इसके कारण ये पतन हुआ होगा, इसके कारण हड़प्पा सभ्यता खत्म हुआ, वो सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। तो हड़प्पा सभ्यता तो फिर इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता दोनों के नाम से जानते हैं। ठीक है, हो सकता है वहाँ पे दे दे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण बताएं, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो इसका निम्नलिखित
कारण है। ठीक है, देखिए जो संक्रमण रोग, सबसे पहला ये माना गया कि संक्रमण रोग के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। कुछ ने मलेरिया जैसे रोग के बड़े पैमाने पर फैलने पर लोगों का स्वास्थ्य गिर जाने की संभावना व्यक्त की। देखिए कुछ विद्वानों का ये कहना कि जो मलेरिया आया था ना, और मलेरिया के कारण लोगों का स्वास्थ्य गिर गया था, लोग अस्वस्थ हो गए थे, बीमार पड़ गए थे, और इसके कारण लोग क्या हो गए, धीरे धीरे चपेट में आने लगा और हड़प्पा सभ्यता का पतन होने लगा। और कुछ विद्वानों का ये भी मानना ना कि कुछ ने तो कंकालों की हड्डियों का अध्ययन कर मत व्यक्त किया कि मलेरिया के कारण हड्डियों का ठीक ठीक विकास नहीं हो पाया। यानी कुछ लोग जो हड्डियों का जो कंकाल को देखा ना, कुछ विद्वान लोग जो हड्डी का कंकाल बन गया था, तो उसको देख कर के ऐसा महसूस हुआ विद्वानों का कि ये हड्डी इतना पतला और इतना मतलब देखने में ऐसा लग रहा था ना कि शायद इस हड्डियों का अच्छे रूप से विकास नहीं हो पाया, यानी कि लोगों को शरीर अच्छे रूप से विकास नहीं हो पाया था, इसलिए उन लोग बीमार पड़ गए थे और इसीलिए धीरे धीरे ये खत्म होने लगा, है ना। इतिहास में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जब पूरी बस्तियों को ऐसे रोगों ने अपने प्रभाव से उजाड़ दिया हो। ऐसा विद्वानों का कहना है कि ऐसा संभावना लगाया जाता है कि ये जो बीमारी आया होगा इसकी वजह से धीरे धीरे करके एक करके सारे बस्तियों को उजाड़ दिया गया होगा। तो पहला जो विद्वान लोग हैं वो संक्रमण रोग का संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि संक्रमण रोग के कारण लोगों का विनाश हुआ होगा, हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। तो वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि जनसंख्या में वृद्धि होते गया और उन लोगों का इनकम यानी जो पैसा का आय है उसमें कमी होते गया, संसाधन की कमी पड़ गया, उसकी वजह से हो सकते हैं, है ना। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में यह भी कहा गया कि जनसंख्या में वृद्धि होने से आय में कमी हो गया, पैसे घटते चले गए, खाने पीने के सामान में कमी आते गया और धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता इसी के कारण पतन आने की खत्म होता हुआ चला गया। नेक्स्ट है जलवायु में परिवर्तन। जलवायु में परिवर्तन के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का नष्ट माना जाता है। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि जलवायु में परिवर्तन होने के कारण ही सभ्यता का विनाश हुआ। जलवायु में परिवर्तन का कहने का मतलब हुआ दोस्तों सूखा पड़ जाना, पानी नहीं गिरना, ठीक है। और जिस टाइम गिरना उस टाइम नहीं गिर रहा था और जिस टाइम नहीं गिरना चाहिए था उस टाइम गिर जाता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग बोलते हैं जलवायु में परिवर्तन, पानी नहीं गिरना या तो फिर जिस टाइम गिरना चाहिए उस टाइम नहीं गिर रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण माना गया है। नेक्स्ट है राजनीतिक एवं आर्थिक विघटन। वहाँ का जो राजनीतिक और जो वहाँ का आर्थिक है वो धीरे धीरे सब असंतुलित होते गया, ठीक से चल नहीं पा रहा था। राजनीतिक मतलब जो राजनीतिक सिस्टम चलता है, एंड आर्थिक मतलब जो जिससे लोग पैसा कमाते हैं, चाहे वो कोई काल कारखाना हो, चाहे कहीं भी मजदूरी करके वो लोग पैसा कमाते हो, ये धीरे धीरे ये सब सिस्टम वहाँ के खत्म होने लगा, ठीक है। तो कुछ इतिहासकारों का विचार है कि सिंधु सभ्यता ने कि वही हड़प्पा सभ्यता का विनाश जो है वो तत्कालीन राजनीतिक एवं आर्थिक विघटन के कारण भी हुआ है। वहाँ का राजनीतिक और आर्थिक धीरे धीरे क्या होने लगा था, विघटन होने लगा था, यानी कि धीरे धीरे खत्म की ओर जा रहा था। इसकी वजह से भी वहाँ का हड़प्पा सभ्यता जो है वो पतन होता चला गया। नेक्स्ट है उत्साह की कमी, यानी कि वहाँ के लोगों में धीरे धीरे उत्साह कम होने लगा। ऐसा भी कहा जाता है कि हड़प्पा की नगर सभ्यता के लोगों में धीरे धीरे उत्साह खत्म होने लगा तथा वे आलसी होते गए और काम वगैरह नहीं करते रहे और धीरे धीरे वो लोग खत्म हो गए। नेक्स्ट है बाहरी आक्रमण, यानी अनेक इतिहासकारों का यह मानना है कि सिंधु सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण है ब्रह आक्रमण मानते हैं। ब्रह आक्रमण मतलब बाहरी आक्रमण के बाहर के लोग आकर के इस पर धीरे धीरे अपना कब्जा जमा लिए थे और इस कारण भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि विदेशी आक्रमण मतलब वही बाहर का आक्रमण, ठीक है। कुछ विद्वानों का कहना है कि आर्यवासियों ने सिंधु सभ्यता पर आक्रमण कर उसका नाश कर डाला। मतलब जो बाहर से आए थे ना आर्यवासियों, तो वो लोग आकर के यहाँ के जो सभ्यता हड़प्पा सभ्यता था यहाँ के लोगों पर आक्रमण कर लिया और यहाँ के लोगों को नाश कर दिया। परंतु आर्यों के आगमन से यह सभ्यता पूरी से नष्ट नहीं हो सकती, ठीक है। वहीं विद्वानों का ये भी कहना है कि जब आर्यों लोग आए और यहाँ पर आक्रमण कर लिया इन लोगों पर, तो पूरा तरीका से नष्ट नहीं हुई, ठीक है। पूरा तरीका से हड़प्पा सभ्यता नष्ट नहीं हुई होगी, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए अन्य कारण भी उत्तरदायी होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो लोग आक्रमण कर दिए तो पूरा का पूरा शहर नष्ट हो गया, नहीं, इसके अलावा भी कोई दूसरा कारण रहा होगा। 8वां प्राकृतिक कारण। देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए अनेक इतिहासकारों ने प्राकृतिक कारणों को भी उत्तरदायी माना है कि प्राकृतिक की वजह से भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि सिंधु घाटी क्षेत्र में आगे चलकर वर्षा कम हो गई थी, फलस्वरूप कृषि और पशुपालन में कठिनाइयाँ होने लगी और इस वजह से धीरे धीरे
कमी आने लगा, क्योंकि वर्षा नहीं हुआ तो पशुपालन में कमी होने लगा, कृषि नहीं होने लगा, फिर लोगों को खाने पीने की समस्या उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता का पतन होता चला गया। प्राकृतिक आपदा, जैसे हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आना, नदियों का मार्ग बदलना, यानी कि नदी इस दिशा में बह रहा है तो इस दिशा में लोगों का खेती हो रहा है, लेकिन अब नदी दूसरे दिशा में बहने लगा तो इसकी वजह से भी लोगों का धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ने लगा। भूकंप, है ना, तो ये सब चीज़ें से भी लोगों का जान माल का खतरा बनता है और यही सब चीज़ का संभावना जताया गया कि वहाँ भी बाढ़ आया होगा। ऐसा कुछ देखा गया, अपने मन से नहीं, वहाँ कुछ ऐसा सिंबल इन लोगों को मिला जिससे इन लोग कह सकते थे कि बाढ़ की वजह से नदियों का मार्ग बदल जाना, भूकंप आदि के कारण ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। और आज भी उसी समय में नहीं, आज भी बाढ़, भूकंप आदि जो प्राकृतिक आपदा ना, इससे सबसे ज़्यादा मानव को नुकसान होता है और मानव असहाय हो जाता है। उसके बाद 10 नंबर में मैंने सिर्फ डाला वनों की कटाई। आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि उस समय वनों की कटाई के कारण वहाँ का जो पर्यावरण है वो असंतुलित होता चला गया पानी में धीरे धीरे, क्योंकि जब पेड़ की कटाई होगा तो वर्षा नहीं होगा और वर्षा नहीं होने की वजह से वहाँ के लोगों को धीरे धीरे समस्या उत्पन्न होने लगी। ठीक है, तो कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि वनों की कटाई के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का पतन का एक कारण माना जाता है। नेक्स्ट है नदियों का सूखना। वर्षा ना होने के कारण नदियाँ धीरे धीरे सूखने लगी, जिसकी वजह से वहाँ लोगों को पशुपालन, कृषि एवं जो उन लोग पशुपालन करते थे, उसके बाद जो कृषि करते थे, वो सब धीरे धीरे क्या होता गया, विनाश होते गया, यानी कि वो धीरे धीरे सब खत्म होने लगा। और जब खत्म होने लगा तो धीरे धीरे लोगों का आय, यानी कि जो पशुपालन से उन लोग इनकम करते थे, प्लस में जो कृषि से उन लोग खाते पीते थे, धीरे धीरे समस्या उत्पन्न होता चला गया और इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे खत्म होने लगा। नेक्स्ट है नदियों का मार्ग बदल जाना, जो कि इसके ऊपर भी देखे थे कि नदियों का मार्ग भी बदल जाना। बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में नदियों का मार्ग बदल जाने के कारण भी वहाँ का जो हड़प्पा सभ्यता लोगों को समस्या उत्पन्न होने लगी और धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता पतन होने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग एक्सप्लेन करके कर सकते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। ठीक है, आप जितना चाहो उतना बड़ा इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आप चाहो तो एक लाइन में भी एक्सप्लेन करके छोड़ सकते हो, आप चाहो तो इसी पॉइंट को 1 से 4 लाइन में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेदिक कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन करें। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ ऋग्वेदिक कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, और मैं आपको इतना इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, इतना इजी लैंग्वेज में कि अगर आप एक बार सिर्फ वीडियो को सुन लेते हो ना, दोबारा कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर इसके पहले आप मेरा वीडियो को देखते हैं तो आप सभी को पता होगा कि मेरा लैंग्वेज कितना ईजी होता है और स्टूडेंट्स लोग कितना प्यार देते हैं। ठीक है, तो चलो मैं आप वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर करें। देखो, ऋग्वेदिक, पहले ये समझेंगे कि ऋग्वेदिक होता क्या है, ऋग्वेद काल क्या है। बहुत आसान लगेगा, जितना आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन समझने में लग रहा है ना, उतना ही आसान इसका आंसर होगा। ठीक है, पहले आप वीडियो को पूरा देखो। ऋग्वेद काल, पहले समझेंगे ऋग्वेद काल क्या है, फिर ऋग्वेद काल का राजनीतिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, धार्मिक अवस्था और आर्थिक अवस्था, ये सब देखेंगे एक एक करके डीपली बाय डीपली। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखो, मैं आप सभी को ऋग्वेद को समझाने के लिए, बहुत ही अच्छे तरीक़े से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम भी बनाया। ठीक है, बहुत ही बेस्ट तरीका से आप सभी को समझ में आने वाला है। तो चलो मैं पॉइंट बाय पॉइंट स्टार्ट करता हूँ। पहले समझता हूँ कि ऋग्वेद काल है क्या, है ना। ऋग्वेद काल का मतलब क्या, समय। ये ऋग्वेद समय है क्या चीज़, तो देखो ऋग्वेदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है माना जाता है। पहले आप सभी को पता है कि पहले का टाइम घटता था। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय सबसे प्राचीन वेद की रचना हुई थी जिसका नाम था ऋग्वेद, इसलिए इस प्राचीन वेद को ऋग्वेद कहा जाता है। देखो, सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना वेद, वेद का मतलब क्या होता है, वेद का मतलब होता है ग्रंथ, ग्रंथ मतलब क्या, किताब। तो सबसे पुराना किताब का रचना हुआ था, सबसे पुराना किताब बनाया गया था जिसका नाम है ऋग्वेद। ठीक है, तो सबसे पुराना किताब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेद बोलते हैं। तो सबसे जो पुराना वेद था ना, वह क्या था, ऋग्वेद था। जो सबसे पुराना वेद था उसका नाम क्या दिया गया था, ऋग्वेद। और इसका जो समय था कब से कब था, 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक इसका समय था। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ऋग्वेद क्या है। तो वेद जो सबसे पुराना वेद था उसी को ऋग्वेद कहा गया है। ठीक है, चलो अब यहाँ से मैंने आपको समझ में आएगा। ठीक है, वेद कला,
वेद का काल क्या है। वेद मतलब क्या है, वही ग्रंथ मतलब किताब का काल हम लोग देखेंगे, ठीक है। काल मतलब समय। तो देखो अगर पूरा वेद का बात करें ना तो 15,000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है समय घटता था, ठीक है। 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक वेद को माना जाता है, वेदों को। अब वेद 2 भागों में बांट गए हैं, ठीक है। एक होता है ऋग्वेद और एक होता है उत्तर वैदिक काल। जो सबसे पुराना था उसको ऋग्वेद माना गया और जो उसके बाद आया उसको उत्तर वैदिक काल माना गया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख लिए कि जो ग्रंथ था वो 2 थे, एक पुराना वाला और एक उससे थोड़ा नया वाला, ठीक है। तो जो पुराना वाला था उसको ऋग्वेद कहा गया और जो थोड़ा उससे नया था उसको उत्तर वैदिक कहा गया। अब जो ऋग्वेद था यानी थोड़ा पुराना वाला वो 1500 से लेकर के 1000 तक चला और थोड़ा नया वाला जो है वो 1000 से लेकर के 600 तक। तो इस प्रकार से वेद हो गया ना 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अगर वेद पूछा जाए तो 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। अगर ऋग्वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद सिर्फ चला था 1500 से लेकर के 1000 तक। और अगर उत्तर वैदिक पूछा जाए तो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। तो हमको उत्तर वैदिक ये क्वेश्चन में नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है ऋग्वेद। तो वेद का जो सबसे पुराना वेद था उसको ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद जो है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला था। अब देखो इस काल की, अभी मैं ऋग्वेद का बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलता है। जो ऋग्वेद है इसका जानकारी कहाँ से मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है, ठीक है। यानी 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का जो जानकारी मिलता है वह ऋग्वेद यानी कि वेद का सबसे पुराना ऋग्वेद से मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन वेद है, तो मतलब सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना ग्रंथ है, सबसे पुराना किताब है। थोड़ा उत्तर वेदिक का भी बात कर लेते हैं। इस काल की जानकारी अन्य वेदों से मिलता है। जो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व है उत्तर वैदिक काल, इसका जो जानकारी है ना वो अन्य वेद से मिलता है, दूसरा वेद से मिलता है। लेकिन उसका किससे मिल रहा था, सबसे पुराना वाला वेद ऋग्वेद से, है ना। अब उत्तर वैदिक काल ऋग्वेद के बाद का काल है। देखो उत्तर वैदिक काल कब आया, पहले ऋग्वेद काल आया, सबसे पुराना कौन आया, ऋग्वेद काल। उसके बाद का काल कौन आया, उत्तर वैदिक काल। डेट से ही हमें कन्फर्म है कि वो है 1500 से लेकर के 1000 तक। उसके बाद फिर ये आया 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि ऋग्वेद क्या है। तो वेद 2 भागों में बांटे गए थे, ऋग्वेद और उत्तर वैदिक, ठीक है। लेकिन जो सबसे पुराना वेद था, सबसे पुराना ग्रंथ था, उसको ऋग्वेद का नाम से दिया गया, जो सबसे पुराना था, ठीक है, ऋग्वेद। चलो अब यहाँ पे मेन पॉइंट, ठीक है, कि ऋग्वेद काल की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक, धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन करो। देखो मैं अगर यहाँ पे समझा दूँ ना तो आगे आपको बहुत आसान हो जाएगा। ऋग्वेद काल मतलब आप लोगों ने समझ गया कि बहुत पहले समय की बात है, यानी 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का बात है, यानी बहुत पहले के टाइम में। तो उस टाइम में यानी जहाँ पे भी मैं ऋग्वेद बोलूँगा आप लोग समझ जाना ये सबसे पुरानी बात हो रहा है, ठीक है। ऋग्वेद काल मतलब क्या, जो सबसे पुराना का काल है, सबसे बहुत पहले का समय, ठीक है। तो बहुत पहले के समय में राजनीति कैसा था, वहाँ राजनीतिक लोग कैसे चलता था, अभी आप लोग देख रहे हैं राजनीति कैसा चल रहा है, राजनीतिक भ्रष्टाचार हो गया है। तो पहले, बहुत पहले राजनीति कैसा चलता था, समाज के लोग कैसे रहते थे, आर्थिक मीन्स होता है पैसों, लोग पैसा कैसे कमाते थे, धार्मिक मीन्स जाति, कैसे पूजा पाठ होता था लोगों को, हिंदू धर्म को, मुस्लिम धर्म, क्या था धर्म के लोगों की अवस्था, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और देखो ऋग्वेद मतलब सबसे पुराना काल आप लोगों ने समझ गया। तो सबसे पुराने टाइम में कौन लोग रहते थे, तो आर्यो लोग रहते थे। आर्यो एक लोगों का नाम है, ठीक है, जातियों का नाम है। तो आर्यो लोग रहते थे। तो पहले एक चीज़ समझ आना कि ऋग्वेद मतलब होता है बहुत पहले का समय, ठीक है। और ऋग्वेद बहुत पहले के समय कौन लोग रहते थे, तो आर्यो लोग रहते थे, आर्यो लोग, ठीक है। चलो अब एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं राजनीतिक अवस्था कि बहुत पहले समय, यानी कि जब 1500 से 1000 ईसा पूर्व का बात करें ऋग्वेद का, तो उस टाइम राजनीतिक अवस्था क्या था। तो इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स का हम चर्चा करेंगे कि राजनीतिक अवस्था क्या थी। राजनीतिक मीन्स सिर्फ राजनीतिक से जुड़ा हुआ, ठीक है। देखो आर्यो मतलब क्या, जो बहुत पहले के समय में लोग रहते थे, यानी कि ऋग्वेद के काल में जो लोग रहते थे उनको नाम दिया गया आर्यो, ठीक है। चलो आर्यों की शासन व्यवस्था 5 भागों में बांटी गई थी। जो बहुत पहले के टाइम में ऋग्वेद काल में जो आर्य लोग थे, वो लोग जो रहते थे उसको 5 भागों में बांटा गया था। कौन कौन था, पहला तो कुल। ये कुल क्या है, हम लोग नहीं बोलते कुल जाति, कुल परिवार। तो कुल जो हम लोग अभी परिवार बोलते हैं ना, उसी को उन लोग पहले क्या बोलते थे, तो कुल। ध्यान रहे ये बात अभी का नहीं चल रहा है, ये बात चल रहा है ऋग्वेद काल का, नहीं बहुत पहले का बात बताया जा रहा है। तो ये जो किताब में लिखा गया था ना, उसी चीज़ों को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। लेकिन ये बात कब का है, बहुत पहले का, ऋग्वेद काल का है। तो ऋग्वेद काल में जो हम लोग अभी परिवार बोलते हैं ना, उन लोग कुल बोलते थे।
तो कुल अर्थात जिसे हम परिवार कहते हैं, उस समय कुल समाज का सबसे छोटी इकाई हुआ करता था। देखो जो कुल था ना, कुल मतलब परिवार, वो समाज का सबसे छोटा इकाई हुआ करता था। और उस कुल मतलब परिवार के मुखिया को कुलपति कहा जाता था। मतलब समाज का छोटा सा हिस्सा को माना जाता था कुल, और कुल मतलब क्या, परिवार, ठीक है। और परिवार का जो मुखिया होता था, यानी उस परिवार का जो मैन रहता था, जैसे हमारा पिता घर का चलाता है तो उसको कुलपति कहा जाता था, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परिवार को हम लोग कुल कहते थे, और कुल जो था वो समाज का एक छोटा सा हिस्सा था। हमारा परिवार भी समाज का छोटा सा हिस्सा, बड़ा थोड़ी ना हो सकता है। और हमारा जो घर को, परिवार को चलाता है, परिवार को जो मुखिया होता है, उसको हम कुलपति कहते हैं, यानी परिवार का पति, परिवार को चलाने वाला पति, ठीक है। उसके बाद दूसरा बात करते हैं ग्राम। तो कई सारे कुल परिवार मिलकर एक ग्राम का निर्माण होता है। देखो अब इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा, कुल के बारे में देखा, ठीक है। अब बहुत सारे जब कुल मिल जाते हैं, यानी बहुत सारे जब परिवार मिल जाता है तो ग्राम का निर्माण होता है, ठीक है। और ग्राम का मुखिया को हम लोग मुखिया कहते हैं ना, जो हम लोग को ग्राम का मुखिया रहता है उसको क्या कहते हैं, मुखिया कहते हैं। लेकिन उन लोग क्या कहते थे, ग्रामीणी कहते थे। क्या कहते थे, अपने मुखिया को ग्रामीणी कहते थे, ठीक है। तो जब कई सारे कुल यानी कई सारे परिवार मिल जाते थे तो ग्राम बन जाता था, और ग्राम का जो मुखिया होता था उसको ग्रामीणी कहते थे, जिसको हम लोग मुखिया कहते हैं। तीसरा है विस। तो फिर जब कई सारे ग्राम मिल जाते थे, ठीक है, जब कई सारे ग्राम मिल जाते थे, ग्राम का निर्माण होता था, तो इन सभी ग्राम से विश्व का निर्माण होता था, और विश्व के मुखिया को विश्वपति कहा जाता था। देखो पहले आप लोगों ने क्या देखा, कुल से मिलकर के ग्राम बनता है, और कई ग्राम से मिलकर के विश्व बनता है, ठीक है। और विश्व का जो मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता था, विश्वपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, विश्वपति कहा जाता था। अब बहुत सारे जब विश्व मिल जाएंगे तो जन का निर्माण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब बहुत सारे विश्व का निर्माण होता है तो उससे मिलकर के जन का निर्माण होता है, और इनके मुखिया को राजन कहा जाता था। राजन मतलब राजा कहा जाता था, ठीक है। तो जन कब बनता था, जब बहुत सारे विश्व मिल जाता था, तो बहुत सारे विश्व मिल करके जन बनता था, और जन के मुखिया को क्या कहा जाता था, राजन यानी कि राजा कहा जाता था। अब जब फिर बहुत सारे जन मिल जाता था, जब बहुत सारे जन मिल जाता था, ठीक है, तो जब बहुत सारे जन मिल जाता था तो राष्ट्र का निर्माण होता था, ठीक है। और इसका राष्ट्र को क्या कहा जाता था उसका जिक्र नहीं किया गया, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया, स्टेप बाय स्टेप देख लिया कि सबसे पहले देखा ग्राम से मिलकर के विश्व, विश्व से मिलकर के जन, और जन से मिलकर के राष्ट्र का निर्माण होता था। ये राजनीतिक व्यवस्था था कहाँ का, ऋग्वेद काल, यानी आर्यों के लोगों का उस टाइम का ये सिस्टम चला हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा नीचे लिखे, अतः राजनीतिक व्यवस्था में राजा मुख्य होते थे। उस टाइम राजा क्या होते थे, मुख्य होते थे, मैन आदमी होते थे, जो अपने साथ 12 अधिकारियों के साथ शासन चलाते थे। क्या वो शासन अकेले चला सकते हैं, राजा शासन अकेले चला सकते नहीं, वो अपने साथ 12 अधिकारी को भी रखे थे, और शासन चलाने में 12 अधिकारी उसका मदद करते थे, और इस प्रकार राजा शासन चलाता था, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोगों ने देख लिया राजनीतिक व्यवस्था की, वहाँ का राजनीतिक व्यवस्था कैसा था। अब बात करते हैं जरा सा सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था मतलब हम ये देखेंगे कि वहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था, लोग समाज में कैसे रहते थे, ठीक है, उनका सामाजिक प्रक्रिया क्या था, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आपको पूरा ग्रेजुएशन का तैयारी करवाऊंगा, और अगर आप अदर्स कोई दूसरा एग्जाम का तैयारी करवा रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो तो सामाजिक अवस्था, ठीक है, इसमें हम यह देखेंगे कि ऋग्वेद काल में, यानी कि आर्यों का जो ऋग्वेद काल था उसमें सामाजिक जीवन कैसा था, लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, समाज में कैसे रहते थे। तो पहला पॉइंट पे आता है पितृ प्रधान। पितृ मतलब पिता, प्रधान मीन्स मैन आदमी, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता था, समाज में, परिवार में पिता को मैन आदमी माना जाता था। अभी भी हमारे घर में सबसे ज़्यादा मैन आदमी कौन होता है, पिता। तो पितृ प्रधान मतलब होता है पिता का प्रधान दिया जाता था, पिता सबसे बड़ा प्रधान होते थे, ठीक है। तो इस समय परिवार का प्रधान पुरुष पिता हुआ करता था। उस समय लोगों का संयुक्त परिवार हुआ करता था। संयुक्त मतलब सारे परिवार के लोग मिलकर रहा करते थे, और इस सारे परिवार का जो मैन सदस्य होता था, चलाने वाला, वो पिता होता था। जहाँ सभी परिवार के लोग मिलकर रहते थे, और घर में परिवार के मुखिया को कुलपति कहा जाता था। ये बात आपको पहले से भी पता है, ठीक है। तो पहला देखा कि समाज में पितृ प्रधान था, यानी कि पिता को सबसे ज़्यादा मैन माना जाता था। दूसरा बात करते हैं पर्दा प्रथा। देखो पर्दा प्रथा एक महिलाओं के साथ गलत का प्रथा था, ठीक है। तो आप लोगों ने भी देखा, दो वेद देखा, एक ऋग्वेद देखा और एक क्या देखा आप लोगों ने, उत्तर वैदिक काल देखा। तो ऋग्वेद में सब कुछ सही सिस्टम था, सब कुछ अच्छा होता था, लेकिन ये पर्दा प्रथा उत्तर वैदिक काल में चला।
उस टाइम बहुत ज़्यादा बुराइयाँ आ चुका था उसमें, ठीक है। तो जितनी भी सारे ऋग्वेद काल का बात होगा सब अच्छा का अच्छा ही बात होगा, ठीक है। तो पर्दा प्रथा एक गलत प्रथा था, ये समझो, जो महिलाओं के साथ गलत हुआ करता था उसी को पर्दा प्रथा कहा जाता था, ठीक है। लेकिन इस ऋग्वेद में पर्दा प्रथा नहीं था, इसमें गलत कोई कुछ चीज़ें नहीं होता था। तो पर्दा प्रथा मतलब आप गलत चीज़ों को समझो, ठीक है। लेकिन क्या ऋग्वेद में गलत चीज़ था? बिल्कुल नहीं था, इसमें सही चीज़ें था। तो इस ऋग्वेद काल में पर्दा प्रथा नहीं थी, महिलाओं के साथ गलत नहीं हुआ करता था, ठीक है। इसलिए ऋग्वेद काल में पर्दा प्रथा नहीं था। तो इस काल में पर्दा प्रथा नहीं था, महिलाओं का सम्मान होता था, इज्जत किया जाता था। स्त्री अपने पति के साथ आगे में भाग ले सकती थी, यानी कोई भी अगर पूजा पाठ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, तो पत्नी स्त्री अपने पति के साथ वहाँ पे जाकर के भाग ले सकती थी। लेकिन बहुत पहले के समय में आप लोग देखे होंगे, कहीं पढ़े होंगे कि पहले स्त्रियों को समान अधिकार नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल समान अधिकार का बात किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए पर्दा प्रथा इसमें नहीं था प्रचलित, ठीक है। इसमें कोई बुराइयां नहीं थी। साथ ही सबसे अच्छी बात की यह है कि विधवा अगर कोई औरत है तो अपने देवर से शादी कर सकता है, विवाह कर सकता है, ठीक है। अगर कोई मतलब शादी किया, अगर उसका पति हस्बैंड जो डेट करके है, तो वो अपना देवर से, ठीक है, क्या कर सकता है, वो विवाह कर सकता है। ये यहाँ पे नियम बनाया गया था, जो कि बहुत अच्छा भी है कि उसका ज़िंदगी जीने के लिए कोई ना कोई उसको साथी चाहिए, तो वो अपने देवर से विवाह कर सकता है। लेकिन इसके पहले आप कहीं सुने होंगे कि जब कोई विधवा हो जाता तो उसको जला दिया जाता था। इसमें ऐसा कोई प्रथा नहीं था। ऋग्वेद बहुत ही अच्छा प्रथा था। बाद में ये प्रथा बिगड़ गया जब उत्तर वैदिक काल आया तब, लेकिन ऋग्वेद काल में बिल्कुल बहुत अच्छा प्रथा चल रहा था। दूसरा हो गया, ये सब हम कहाँ देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं सामाजिक अवस्था। सामाजिक अवस्था में पहला पॉइंट देखा पीड़ित प्रथा, दूसरा देखा पर्दा प्रथा, ठीक है। अब तीसरा बात करते हैं कि उन लोगों का खान पान कैसा था समाज में, ठीक है। समाज में खान पान कैसा था, तो ऋग्वेद काल में जो आर्य के लोग थे वो माना जाता है कि लोगों का खान पान शाकाहारी था, शाकाहारी भोजन हुआ करता था। देखो कितना मांसाहारी नहीं, बिल्कुल शाकाहारी हुआ करता था। वे लोग गायों से दूध निकालते थे, घी निकालते थे, मक्खन आदि में निकाल कर क्या करते थे, खाते थे, बिल्कुल सिंपल सा भोजन। और उनके समाज में गाय को ना मारने वाला पशु माना जाता था, कि गाय को नहीं मारा जाना चाहिए, और जो भी इसे कोई मारता था उसे कड़ा दंड दिया जाता था, जहाँ तक कि उसको देश से भी बाहर निकाल दिया जाता था। सोचो इतना कड़ा नियम था, अगर कोई गाय को मार दिया जाता था तो ऋग्वेद काल बहुत ही अच्छे काल था। चौथा पॉइंट देखते हैं कि समाज में स्त्रियों की स्थिति क्या था। तो देखो उस समय स्त्रियों की निम्नलिखित स्थिति था। क्या क्या था? पुरुष के समान अधिकार, वहाँ पे स्त्रियों का पुरुष के समान अधिकार मिलता था। शिक्षा का समान अधिकार मिलता था, जितना शिक्षा पुरुष का उतना ही शिक्षा स्त्रियों को मिलता था। बाल विवाह नहीं होता था, यानी कि जो बच्चों में शादी कर दिया जाता था ना, उस टाइम वो बाल विवाह पर रोक था कि बच्चे में कोई भी शादी नहीं करवा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रथा था। दहेज प्रथा नहीं था, अभी दहेज लिया जाता, उस टाइम दहेज प्रथा कुछ भी नहीं था। कोई भी शादी के टाइम में दहेज नहीं लिया जा सकता था। हाँ, अगर कोई खुशी से देना चाहता है तो दे सकता है, लेकिन उस टाइम दहेज देना लेना इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। मतलब उस टाइम ये प्रथा चल ही नहीं रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है अलग अलग जातियों के साथ विवाह। और उस टाइम ये भी सबसे बड़ी अच्छा खासियत था कि आप अगर दूसरा जाति के हैं तो आप दूसरा जाति में अगर खुशी है आपका तो विवाह कर सकते हैं। मतलब अलग अलग जातियों के साथ विवाह करने का भी छूट था। मतलब उस टाइम स्त्रियों के साथ बिल्कुल अच्छे राजनीतिक चल रहा था, अच्छा व्यवहार इन लोगों के साथ चल रहा था, कोई भी इन लोगों के साथ गलत नहीं हो रहा था। तो इसीलिए ऋग्वेद काल को बहुत ही अच्छा काल माना जाता है। यहाँ से बहुत सारा आपका MCQ क्वेश्चन भी बनेगा ऋग्वेद काल से, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से डीपली से पढ़ो, आपका फुल बाय फुल नंबर मिलेगा। अगर आप जैसे मैं लिखा हूँ, अगर वैसे आप 2 कॉपी जाकर के एग्जाम में लिखते हो तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं जो ऋग्वेद काल में समाज के जो लोग थे, उस समाज के लोग का पहनावा कैसा था, यानी कि आर्यों लोगों का पहनावा कैसा था, ठीक है। तो आर्यों की जो पहनावा था वो साधारण था, बिल्कुल सिंपल था। आर्य के लोग जो सूती कपड़ा पहनते थे, ऊनी का कपड़ा पहनते थे तथा रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे। आर्यों का शुरुआत में मुख्य 2 ही वस्त्र होते थे। देखो आर्यों लोग बाद में ना सूती का कपड़ा, ऊन का कपड़ा, रंग बिरंगे पहनते थे, लेकिन आर्यों का थोड़ा सा अगर हम पहले ले जाएं तो आर्य इस समय से थोड़ा सा पहले क्या पहनते थे, तो 2 ही प्रकार का कपड़ा उन लोग पहनते थे, एक वास और एक अधिवास। वास जो शरीर के नीचे वाला भाग को ढकने के लिए पहना जाता था, और एक होता है अधिवास जो शरीर के ऊपर वाले भाग को ढकने के लिए पहना जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आप लोगों ने देखा। ये तो सूती ऊन रंग बिरंगा थोड़ा बाद में आया, लेकिन इसके पहले जो थे वो वास कपड़ा पहनते थे और अधिवास, वास को नीचे वाले पार्ट्स को ढकने के लिए और अधिवास ऊपर वाले पार्ट्स को ढकने के लिए सिर्फ कपड़ा पहनते थे, बस इतना ही, ठीक है। लेकिन बाद में फिर इन लोगों ने सूती ऊन रंग बिरंगे कपड़ा पहनना स्टार्ट किया। एक और पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ नीचे, साथ ही आभूषण स्त्री और पुरुष पहन सकते थे। जो आभूषण होता है, जैसे हम लोग सोना चांदी ये सब लोग पहनता है, कान में ये वो, तो ये सब आभूषण जो होता है ना, वह स्त्री और पुरुष दोनों को
पहनने का अनुमति था, कोई भी वहाँ पे कोई रुकावट नहीं था, जो मर्जी वो पहन सकता है। जैसा अभी का टाइम में जो मर्जी वो पहन सकता है, पुरुष स्त्री, ठीक है, वैसा उस टाइम भी ये नियम था, ठीक है। इसलिए ऋग्वेद को बहुत ही अच्छा काल माना जाता है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा मनोरंजन का, कि ऋग्वेद काल में समाज के जो लोग थे वो मनोरंजन कैसा करते थे। लोग जैसे हम लोग अभी खेल करके, दूसरे से बात करके, कोई भी चीज़ों करके मनोरंजन करते हैं, तो पहले के लोग ऋग्वेद काल में आर्य लोग जो थे वो मनोरंजन कैसे करते थे। तो देखो, आर्यों का मनोरंजन संगीतों था, संगीत से करते थे वो लोग, गानों से, है ना, रथ दौड़ों से रथ को दौड़ाते थे और शिकार करते थे। यही सब चीज़ों उन लोगों का मनोरंजन करने का एक प्रक्रिया था। संगीतों से रथ दौड़ाया जाता है ना घोड़ों के साथ, उससे शिकार करके यही सब चीज़ों में उन लोग टाइम पास करते थे, मनोरंजन करते थे, ठीक है। कहाँ के लोग? ऋग्वेद काल के लोग, यानी कि आर्यो लोग, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ऋग्वेद काल का आर्थिक अवस्था देखेंगे। आर्थिक अवस्था कि ऋग्वेद काल में जो आर्यो लोग थे उन लोगों का आर्थिक अवस्था क्या था, कैसे था आर्थिक अवस्था। आर्थिक अवस्था मीन्स होता है पैसों, उन लोग पैसा कैसे कमाते थे, ठीक है। आर्थिक मीन्स मैं बार बार बताता हूँ, पैसा होता है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि लोगों का आय का स्रोत क्या था। आय मतलब क्या? पैसा, इनकम। उन लोगों को इनकम कैसे होता था, क्या चीज़, क्या भेड़ बकरी बेचते थे या खेती बाड़ी करते थे, क्या चीज़ करते थे जो उन लोगों को पैसा आता था, ठीक है। तो आखिर जीवन चलाने के लिए पैसा भी तो जरूरी है ना। तो इसका पहला पॉइंट देखेंगे मुख्य व्यवसाय, कि उन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पैसा कमाने का तरीका क्या था। तो देखो, पहला पशुपालन और कृषि, पशु का पालन करके और कृषि करके ये लोग पैसा कमाते थे। दूसरा, घोड़े गाय जैसे जानवर पालते थे और उनसे भी पैसा कमाते थे। गाय से दूध मिलता था और ये दूध बेच करके, दूध पी करके ये सब चीज़ें पैसा कमाते थे। गाय को अपना संपत्ति मानता था, गाय को अपना संपत्ति मानते थे, गाय को बेचते थे तब भी पैसा मिलता था। घोड़ा का रथ खींचने में काम लाना, घोड़ों से ये लोग रथ खिंचवाते थे, कोई सामान को ले जाना, आ जाना, सवारियाँ ढोना। तो इस प्रकार से लोग पैसा कमाते थे। तो इनका मुख्य व्यवसाय ये सब चीज़ें था, ठीक है। और भी देखते हैं कि उन लोगों का पैसा कमाने का जरिया क्या था। तो पनी क्या है? तो वहाँ के जो लोग व्यापार करते थे ना, तो हम लोग यहाँ पे व्यापारी बोलते हैं ना, जो व्यापार करते हैं उसको व्यापारी बोलते हैं। तो उन लोग उस टाइम जो ऋग्वेद काल था उस टाइम व्यापार लोगों को पनी कहा जाता था, ठीक है, पनी। तो व्यापार करने वाले को पनी कहा जाता था। ऐसा भी कहा जाता है कि जो पनी लोग थे ना, यानी कि व्यापार लोगों, पशु चुराते थे और चुरा करके बेचा करते थे और व्यापार करते थे, और व्यापार के लिए दूर दूर चले जाते थे। और ये लोग कहाँ चले जाते थे? दूर दूर भी चले जाते थे व्यापार करने के लिए। तो आप लोगों ने ये भी देखा कि वहाँ पे व्यापार करके भी पैसा कमाया जाता था। तीसरा देखो, कृषि भी करके पैसा कमाया जा रहा है। तो आर्यों मतलब ऋग्वेद के काल के जो लोग थे, आर्य लोग, वो आर्य लोगों को कृषि का ज्ञान था कि कृषि कैसे किया जाता है, ठीक है। वे लकड़ी का हल बनाते थे, यानी हल जोतने वाला, और अच्छे से कटाई करते थे, बुनाई करते थे, छटाई करते थे, और मौसम का भी उन लोगों को जानकारी होता था। मतलब कटाई कैसे करना है, बुनाई कैसे करना है, छटाई कैसे करना है, और मौसम, किस मौसम में कौन सा फसल लगाना है, ये सब चीज़ों का जानकारी था उन लोगों के पास। तो ये सब चीज़ों करके भी उन लोग पैसा कमाते थे, ठीक है। और भी देखते हैं इन लोगों का पैसा कमाने का जरिया। तो वस्तु विनिमय प्रणाली, एक वस्तु विनिमय प्रणाली था। कि वस्तु का विनिमय प्रणाली क्या होता है कि हम आपको, मान लो कि मैं आपका दुकान गया, आपसे मैंने क्या किया, 1 किलो चावल लिया, तो अब मेरे पास पैसा नहीं, तो मैं आपको, मेरे पास अगर आलू पड़ा हुआ तो मैं उसके लिए आपको आलू दे दूंगा। मेरे पास गाय है तो मैं आपको गाय दे दूंगा और आपका मैं सामान कुछ खरीद लूँगा। मतलब एक सामान लेने के बदले दूसरा सामान देना। अगर पैसा नहीं है तो एक सामान लिया और दूसरा सामान आपको दे दिए, उसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। तो आर्यों के समाज में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था, जिसमें एक वस्तु को लेने के बदले दूसरे वस्तु देते थे। यहाँ तक कि यह भी इसमें बताया जाता है ऋग्वेद काल में कि गाय का भी वस्तु के बदले लेन देन होता था, कि मैं आपको कोई वस्तु लिया तो आप गाय दे दिए इसके बदले, ठीक है। तो ऐसा भी प्रणाली था। अब देखते हैं धार्मिक अवस्था, कि जो ऋग्वेद काल था तो उस टाइम ऋग्वेद काल में आर्यों का धार्मिक अवस्था क्या था। धर्म मतलब क्या होता है? धर्म से रिलेटेड, धर्म से जुड़ा हुआ, रिलेटेड, ईश्वर भगवान पूजा पाठ से रिलेटेड, ठीक है। तो धार्मिक अवस्था हूँ, तो इसमें नंबर 1 देखते हैं प्रकृति की पूजा। तो वहाँ के जो लोग थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। प्राकृतिक मीन्स देखो क्या, पेड़ पौधा हो गया, पत्थरों को हो गया, तो ये सब प्राकृतिक का देना है ना, भगवान का दिया हुआ चीज़ है। तो उन लोग प्रकृति की पूजा करते थे। आर्य लोग प्रकृति को पूजते थे। इनका बहुईश्वरीय प्रथा था। बहुईश्वरीय प्रथा मतलब इसका एक भगवान नहीं था, बहुत सारे ईश्वर होते थे, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे ईश्वर का प्रथा चला था, जिसमें से एक से ज़्यादा ईश्वर को पूजा करते थे इन लोग। और इनके 33 देवता थे, 33 देवता माने जाते थे। ऋग्वेद में जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो इसमें 33 देवता बताया गया। और उसमें से सबसे ज़्यादा मुख्य देवता इन लोग इंद्र भगवान को मानते हैं, जिसे वर्षा का देवता कहा जाता है। इंद्र भगवान को किसको क्या कहा जाता है? वर्षा का देवता कहा जाता है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा मुख्य देवता मानते हैं 33 में से, ठीक है।
थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं, यज्ञ का महत्व। यज्ञ का महत्व, ठीक है, उस टाइम यज्ञ का बहुत ज़्यादा महत्व था। तो यज्ञ किससे रिलेटेड है? पूजा पाठ से ही रिलेटेड है ना। हिंदू में यज्ञ क्या करवाया जाता है, आप सभी को पता होगा। तो ये लोग यज्ञ करते थे और यज्ञ का सरल विधि था। कोई ज़्यादा होता नहीं, यज्ञ में बलि दिया जाता है ये वो, तो ऐसा नहीं, ये यज्ञ बिल्कुल सरल थे। और यज्ञ में प्रार्थनाएँ भी किया जाता था, कुछ इच्छाएँ मांगी जाती थी और प्रार्थना किया जाता था, लोग पैर पड़ते थे ऐसा करके, ठीक है। तो ये था यज्ञ का महत्व। तो आप लोगों ने सारा चीज़ देखा कि ऋग्वेद क्या है और इसका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्था देखा। थोड़ा सा निष्कर्ष आप लोग लिख देना, निष्कर्ष लिखने पर आपको अच्छा मार्क्स और अच्छा क्वेश्चन का बढ़ जाएगा आपका ये महत्व, ठीक है। तो देखो, इससे पहले आप अगर पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाया करेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से भी आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आपको निष्कर्ष लिखना है तो निष्कर्ष कैसे लिखेंगे? तो लिखना है निष्कर्ष, उपरोक्त ऋग्वेद काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक आधारों का वर्णन करने से इस बात की पुष्टि होती है, यानी उपरोक्त जो हम लोगों ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन किए हैं, इससे इस बात की पुष्टि होती है कि ऋग्वेद काल अपने काल, राजनीतिक काल का सबसे अच्छा काल माना जाता है। ऋग्वेद काल को अपने राजनीतिक काल का सबसे अच्छा काल माना जाता है। तो ये आप सभी को लिखना है दोस्तों। नंबर आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मिलेंगे। मैंने इसको बहुत ही अच्छा सेपरेट वीडियो मैंने बनाया आप लोगों के लिए, ठीक है। जितना हो सके वीडियो को शेयर करो दोस्तों। अगला वीडियो आप लोगों के लिए आता रहेगा। और अगर आप प्लेलिस्ट नहीं चेक किए तो जाकर के प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें से आप सभी को बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप प्लेलिस्ट नहीं देखें तो प्लेलिस्ट जाकर के देखो, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। उत्तर वैदिक आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, अगर आपको क्वेश्चन दे दे उत्तर वैदिक आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशा का वर्णन करें, या तो फिर यही क्वेश्चन आपको उत्तर वैदिक आर्य के बारे में दे दे, या उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में दे दे, या उत्तर वैदिक काल के बारे में दे दे, सेम ही है, ठीक है। ये तीनों को एक ही नाम से जाना जाता है और ये आपके क्लास के सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप इसको नहीं अगर देखोगे, अगर सुन भी लोगे ना, तब भी आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। क्योंकि हर एक वीडियो को समझाने से पहले जिस प्रकार से हम आपको एक बैकग्राउंड समझाते हैं, उसी प्रकार से आज भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले इसका बैकग्राउंड, उसके बाद आपको हर कुछ बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, बल्कि वो जो मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ वो 4 से 5 पेज में है, ठीक है। अब इतना चीज़ों को आप रट नहीं सकते, तो समझने के लिए मैं आपको इस चार्ट को दिखा रहा हूँ। उसके बाद हम पुनः उसी क्वेश्चन पर चलेंगे। देखो, ये आपको रटना नहीं है, ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं, बस समझना। देखो, वैदिक सभ्यता क्या है? जब सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात ही भारत में जिस नवीन नया सभ्यता का विकास हुआ था ना, उसे ही आर्य या तो वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। चाहे वैदिक आर्य बोलो, वैदिक सभ्यता बोलो, वैदिक काल बोलो, सब एक ही है, ठीक है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल या वैदिक आर्य को वेदों से प्राप्त होता है। ये बात आपको पता चल गया कि तीनों का नाम एक ही है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, होता है वैदिक काल। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल का जो समय माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब इसको 2 भागों में बांट दिया गया। 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व ऋग वैदिक काल के नाम से जाना गया, और फिर 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल को माना गया। अब ऋग वैदिक काल में क्या हुआ, उतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया, ठीक है, इसलिए इसको ऋग वैदिक काल के नाम से जाना गया। और ऋग वैदिक काल के बाद जस्ट जो तुरंत स्टार्ट हुआ उसको उत्तर वैदिक आर्य के नाम से जाना गया, तो फिर उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना गया। और इसमें बहुत कुछ विकास हुआ ऋग वैदिक काल के मुकाबले से, ठीक है। तो इसके पहले मैंने वीडियो बना दिया ऋग वैदिक काल पर, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। और आज हम लोग बताने जा रहे हैं, आपको हम बताने जा रहे हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में, ठीक है, जो 1000 से 600 पूर्व के बीच में इसका समय को माना जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बस आपको एक बार समझने की जरूरत है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जानने का प्रयास करें कि उत्तर वैदिक काल क्या है। तो वह काल जिसने ऋग वैदिक युग का अनुसरण किया, ठीक है, वह उत्तर वैदिक के नाम से जाना गया। देखो, अनुसरण का मतलब क्या था? अनुसरण का मतलब होता है साथ साथ चलना। मतलब देखिए, पहले ऋग वैदिक काल खत्म हुआ 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, उसके बाद तुरंत 1000 से 600 ईसा पूर्व कौन स्टार्ट हो गया? उत्तर वैदिक काल, मतलब साथ साथ चला, ठीक है। तो वह काल जिसने ऋग वैदिक युग का अनुसरण किया, अनुसरण मतलब साथ साथ चला, तो ऋग वैदिक काल के साथ साथ कौन चला? उत्तर वैदिक काल। जैसे ही ऋग वैदिक काल खत्म हुआ, स्टार्ट हो गया उत्तर वैदिक काल, उससे ही उत्तर वैदिक के नाम से जाना जाता है। या तो फिर दूसरा तरीका से आप बोल सकते हैं
कि ऋग्वैदिक युग के बाद, यानी कि जैसे ही ऋग्वैदिक युग खत्म हुआ उसके बाद उत्तर वैदिक युग के नाम से जाना जाता है। और इसका जो काल है वो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वैदिक काल खत्म हुआ उसके बाद जो स्टार्ट हुआ उत्तर वैदिक काल, जिसका समय 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है, इसी को हम लोग उत्तर वैदिक के नाम से जानते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, उत्तर वैदिक आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक, चाहे क्वेश्चन ऐसे भी क्यों ना दे दे, उत्तर वैदिक आर्यों की पहले सामाजिक, बाद में आर्थिक, फिर धार्मिक, फिर राजनीतिक, किसी भी तरीका से घुमा करके दे दे, ये चीज़ें इधर उधर क्यों ना कर दे, आपको आंसर सेम लिखना है। पहले आपको लिखना है सामाजिक के बारे में, फिर आर्थिक के बारे में, फिर धार्मिक के बारे में, फिर राजनीतिक के बारे में। चाहे क्वेश्चन कितना, देखो क्वेश्चन में पहले क्या दे दिया, राजनीतिक के बारे में, फिर सामाजिक के बारे में बात दिया है, लेकिन आपको आंसर सीरियल वाइज लिखना है। पहले सामाजिक के बारे में, आर्थिक के बारे में, धार्मिक के बारे में और फिर राजनीतिक के बारे में। तो देखते हैं उत्तर वैदिक आर्यों की सामाजिक जीवन। देखिए दोस्तों, सामाजिक जीवन मतलब क्या, जो समाज में कैसे लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, बस सीधा सीधी बात है। तो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक दशा पर व्यापक प्रभाव पड़ा। उत्तर वैदिक काल में समाज की दशा पर क्या पड़ा, बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्ग आपको पता होगा। 4 प्रकार के उस टाइम जाति थे, ठीक है, यानी कि ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। समाज का 4 सही विभाजन किया गया था। समाज को 4 भागों में बांटा गया था। ब्राह्मण को अलग, क्षत्रिय को अलग, वैश्य को अलग और शूद्र को अलग बांटा गया था, ठीक है। और पितृ सत्तात्मक परिवार चलते रहे। पितृ सत्तात्मक परिवार का मतलब हो गया कि घर का मेन जो पेरेंट्स है, गार्जियन कौन होंगे, पिता। सबका अधिकार किस पर होगा, पिता का। फिर पिता के बाद उसका लड़का को, लड़की को नहीं। जिसका अधिकार पिता के बाद लड़का 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 ही चलता जाता है उसको पितृ सत्तात्मक परिवार बोलते हैं। तो ये ऋग्वेद में भी चल रहा था और अभी भी उत्तर वेद में भी चल रहा है, ठीक है। लेकिन महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और महिलाओं की जो स्थिति था ना उसमें गिरावट आ गया। महिलाओं को उतना अधिकार नहीं मिल पाता था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में वेशभूषा, आहार मतलब भोजन और मनोरंजन परिवर्तन देखा गया। यानी कि देखो ऋग्वेद से जब उत्तर वैदिक काल में आया ना तो वेशभूषा यानी कि लोगों का रहन सहन, आहार यानी खाने पीने की चीज़ों और मनोरंजन में परिवर्तन देखा गया। पहले जो ऋग्वेद में इतना परिवर्तन नहीं होता था, वहीं जब उत्तर वैदिक में आ गया ना ये लोग, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन देखा गया। रहन सहन, खाने पीने की चीज़ों में और मनोरंजन करने के तरीका में परिवर्तन देखा गया। तो ये समाज के बारे में था। और भी देखिए समाज का विभाजन 4 भागों में बांटा गया था। एक ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में और शूद्र में बांटा गया था समाज को उस टाइम। पहला पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरा पॉइंट पारिवारिक जीवन वहाँ पे कैसा था, तो उत्तर वैदिक कालीन समाज भी जो था वो पितृ प्रधान था। पितृ प्रधान मतलब जहाँ पे सारा चीज़ें पिता के हाथ में हो, फिर पिता के बाद उसके लड़का के हाथ में हो, ठीक है। तथा संयुक्त परिवार की प्रथा थी। संयुक्त परिवार जहाँ पे सब लोग मिल कर रहते थे, ठीक है। परिवार के सभी सदस्य परिवार के मुखिया पुरुष का आदर करते थे। यानी परिवार के जितने भी सारे सदस्य थे ना वो आदर करते थे, इज्जत करते थे। किसका, जो वहाँ के मुखिया रहते थे। कौन रहते थे घर का मुखिया, पिता यानी पुरुष, उसका सारे लोग इज्जत करते थे, घर के सदस्य लोग, ठीक है। और प्रधान किसको माना जाता था, मुखिया पिता को, पुरुष को, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट हो गया समाज के बारे में पढ़ रहे हैं कि उत्तर वैदिक में समाज कैसा था, लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, है ना। उसके बाद देखते हैं स्त्रियों की दशा कि उस टाइम स्त्रियों की दशा कैसा था। जब ऋग्वेद से उत्तर वैदिक में कन्वर्ट हुआ उस टाइम स्त्रियों की दशा कैसा था। तो उत्तर वैदिक काल के आते आते स्त्रियों के समान कम हो गए। यानी कि स्त्रियों का जो अधिकार था, जो वैल्यू था वो कम होते गया। वे संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं थे, यानी कि संपत्ति उसके नाम से नहीं हुआ करते थे। इस समय स्त्रियों को भोग की वस्तु समझा जाता था, यानी कि सिर्फ स्त्रियों का उपयोग किया जाता था, स्त्रियों से काम लिया जाता था। बहुविवाह तथा बाल विवाह, बहुविवाह मतलब जो बहुत सारे विवाह किया जाता है, यानी एक पुरुष उस टाइम 2, 3, 4 विवाह कर सकते थे। बाल विवाह, लड़कियों को कम उम्र में शादी कर दिया जाता था। ऐसे प्रयोग का प्रचलन हुआ था उस समय। बहुविवाह के प्रचलन से स्त्रियों का जीवन कष्ट हो गया, क्योंकि एक पुरुष बहुत सारे स्त्रियों से शादी करते थे, तो इस टाइम स्त्रियों का जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट एंड उत्पीड़ना होना स्टार्ट होने लगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भोजन कि उस टाइम लोग भोजन क्या करते थे। तो उत्तर वैदिक काल में वैदिक काल की तरह ही भोजन किया जाता था। देखो उत्तर वैदिक काल में वैदिक काल की तरह, वैदिक काल मतलब वही पुराने वाला काल, ठीक है। तो पुराने वाले काल की तरह ही भोजन किया जाता था। विशेष अवसर पर, यानी कि कोई फेस्टिवल जैसा भी होता है हम लोग का, तो कोई विशेष अवसर जब होता था तो उस टाइम मांस विशेष उत्सवों एवं त्योहारों पर आवश्यक रखा जाता था। यानी कि मांस खाते थे जब कोई विशेष प्रकार का उत्सव होता था, खुशी का माहौल होता था, त्यौहार हो जाता था,
तो मांस भी खाया करते थे लोग। बाकी सिंपल जैसे हम लोग भी भोजन खाते वैसे ही खाया करते थे। नेक्स्ट है वेशभूषा, यानी वहाँ के लोगों का रहन सहन। तो देखो उत्तर वैदिक कालीन लोगों की वेशभूषा में वैदिक काल की तरह ही रहा, यानी पुराने काल में जैसे रहते थे वैसे ही उत्तर वैदिक काल में भी रहे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन उन्हीं वस्त्रों का प्रयोग होने लगा उत्तर वैदिक काल तक आते आते, जो उनका वस्त्र है ना उसका प्रयोग होने लगा। नेक्स्ट है मनोरंजन। ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं समाज के बारे में, वहाँ पे सामाजिक जीवन लोग कैसे रहते थे, खाते थे, घूमते थे, मौज मस्ती करते थे, उसके बारे में। ठीक है, अब देखते हैं मनोरंजन। तो विभिन्न अवसरों पर जुआ खेलने वो लोग जुआ खेलते थे, रथ की दौड़ लगाते थे, घोड़ दौड़ का आयोजन होता था, तरह तरह का मनोरंजन होता था। ठीक है, नाचने गाने बजाने का शौक सभी लोगों करते थे, है ना। नेक्स्ट है शिक्षा। वहाँ का देखते हैं एजुकेशन क्या था। तो उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख विषय वेद था, यानी कि उस टाइम वेद ही पढ़ाया जाता था लोगों को। वेदों के अध्ययन के साथ साथ विज्ञान, गणित, भाषा तथा शुद्ध कला आदि का भी शिक्षा दी जाती थी, युद्ध की। ठीक है, यानी कि वेदों के साथ साथ क्या होता था, विज्ञान, गणित, भाषा तथा युद्ध कला आदि का भी शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि उस टाइम युद्ध ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का शिक्षा दिया जाता था। और छात्र गुरु के निकट बैठकर कठोर व सादा जीवन व्यतीत करते हुए ज्ञान अर्जित करते थे। यानी कि क्या करते थे, जो छात्र थे ना वो गुरु अपने गुरुओं के निकट बैठ करके उसका आदर करते थे, उसका सम्मान इज्जत करते थे, और वहीं से बैठ करके वो अपना क्या करते थे, सारे चीज़ों ज्ञान को अर्जित करते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग सामाजिक जीवन के बारे में देख लिए। अब हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक कालियों का आर्थिक जीवन। आर्थिक का मतलब होता है दोस्तों पैसों, व्यवसाय, कि लोग कैसे कमाते थे, कहाँ किन किन जगहों से कमाते थे। तो आज भी हम लोग देहात में देखते हैं कृषि से कमाते हैं हम लोग, यानी व्यवसाय, काम क्या करते हैं। आर्थिक मतलब क्या काम करके पैसा कमाते हैं हम लोग, तो कृषि से भी कमा लेते हैं, पशुपालन करके भी कमा लेते हैं, कहीं छोटे मोटे कारखानों में भी काम करके कमा लेते हैं, है ना। तो ये होता है आर्थिक का मतलब। ठीक है, तो उत्तर वैदिक कालीन लोगों के आर्थिक जीवन इस प्रकार है। पहले देखो कृषि। तो उत्तर वैदिक कालीन लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। ऋग वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में कृषि की अत्यंत उन्नति हुआ। मतलब ऋग वैदिक काल में ना कृषि कम मात्रा में होता था, लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आया ना, कृषि की अत्यंत उन्नति होने लगा, यानी इसका बढ़ोतरी होने लगा। खेती के तरीके में परिवर्तन किया गया, हल का प्रयोग किया जाने लगा। पहले हल का प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, तो खेती को करने की तरीका में परिवर्तन किया गया, हल का प्रयोग किया गया। इस समय की प्रमुख फसल गेहूं था, चावल था, जो भी एक फसल होता है। ठीक है, तो यही सब प्रमुख फसल उत्पादन करते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। नेक्स्ट है पशुपालन। इसके अतिरिक्त पशुपालन की परंपरा अधिक हो गई थी। उस टाइम पशुपालन की जैसे ही ऋग्वेद से उत्तर वैदिक काल आया, पशुपालन की जो पशुपालन करते थे उसकी मात्रा में बढ़ोतरी हुआ। पशुपालन एक सहायक धंधा बन गया उन लोगों को सहायता मिलता था अपने जीवन व्यतीत करने में। वह गाय और बैल के अलावा भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा आदि का पालन करते थे। ठीक है, वह गायों का, बैलों का, इसके अलावा भेड़, बकरी, घोड़ा आदि का पालन करते थे और अपना जीवन रोटी चलाते थे। इसी के साथ जानवरों के लिए पशुशालाएं बनाई जाती थी। पशुशालाएं मतलब रहने के लिए जानवरों के लिए। ठीक है, यह पशुओं की जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए बनाया जाता था। उन्हें सर्दियों, गर्मी, शरद ऋतु से बचाने के लिए बनाई जाती थी। इस काल में गाय पूजा योग्य बन गई थी। उस टाइम गाय पूजा करना क्या बन गया था, योग्य बन गया था। गाय की मान्यता दूध तथा दूसरी वस्तुओं का प्रयोग के लिए अधिक हो गई थी। देखो गाय की जो थी ना वो मान्यता, जो दूध था उनका दूध का मान्यता बढ़ गया था, और इससे दूसरी वस्तुओं के प्रयोग के लिए भी अधिक हो गई थी, और इस टाइम दूध का प्रयोग बढ़ गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उद्योग एवं व्यवसाय। लोग उद्योग और व्यवसाय में भी काम करके पैसा कमाते थे। उत्तर वैदिक काल तक कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त अनेक व्यवसायों की उत्पत्ति हो चुकी थी। यानी कि जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया ना, कृषि के साथ साथ पशुपालन के साथ साथ इसके अलावा व्यवसाय की भी उत्पत्ति हो चुकी थी। जैसे लोहे की खोज हो चुका था उस टाइम, और मुख्य व्यवसाय के रूप में खेती करना उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण पहलू तो ये पहले से ही थे। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारा व्यवसाय भी धीरे धीरे इसका व्यवसाय का भी उत्पत्ति होने लगा, और लोग वहाँ पे भी जाकर के कार्य करने लगे। अब देखते हैं हम लोग उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन। धार्मिक मतलब संस्कृति, रीति रिवाज, पूजा पाठ लोगों का कैसा था वहाँ पे। तो उत्तर वैदिक काल में धर्म और जटिल बन गया। जैसे ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल आया, वहाँ का जो धर्म था और भी जटिल बन गया। अनेक नए देवताएं ने आरंभ प्राकृतिक शक्तियों का स्थान ले लिया, यानी अनेक प्रकार का नया नया देवताएं आने लगा। ठीक है,
पुजारी वर्ग द्वारा अधिकृत बलि का पहलू महत्वपूर्ण हो गया और पुजारियों वर्ग द्वारा बलि दिया जाने लगा। बलि मतलब जो हम लोग बकरा का बलि देते हैं ना, वो भी प्रारंभ हो गया। मतलब ऋग्वेद तक ना ये सब धंधा नहीं था, लेकिन जैसे ही उत्तर वेदी का है ना, अनेक प्रकार का देवता उत्पन्न हो गए हैं और बलि भी देने स्टार्ट हो गए हैं। अब देखते हैं पहला यज्ञ। देखिए उत्तर वैदिक काल के आते आते धर्म जटिल हो गया था। लोग अब अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मंत्रों का जाप करना प्रारंभ कर दिया, यानी मंत्र पढ़ने लगे। यज्ञ खर्चीले होने लगे यानी कि ज़्यादा पैसा लगने लगे और यज्ञों में बलि का महत्व क्या हो गया, उनका बढ़ गया। यज्ञ सभी लोग कराने लगे अपने शांति के लिए, अपना कोई मनोकामना पूरा करने के लिए मंत्र का जाप करने लगे, मंत्र पढ़ने लगे, है ना। ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया और उस टाइम महत्व जो ब्राह्मण थे उनका महत्व और बढ़ गया, क्योंकि पूजा पाठ शुरू हो गया तो ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया। अग हो गया, हवन हो गया, अनुष्ठान हो गया, मंत्राचार होने लगा, तब समाज में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ने लगा, है ना। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना इसी काल में की गई, यानी कि ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना इसी काल में की गई एवं ब्राह्मणों को वेद ज्ञान का अधिकारी माने जाने लगा। और इसी समय से ब्राह्मणों को वेद ज्ञान का अधिकारी माने जाने लगा कि जो ब्राह्मण है वो वेद ज्ञान का क्या है, अधिकारी है। और उसी समय से ब्राह्मणों का वैल्यू बढ़ गया, जो कि आज तक भी हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट, देवताओं के स्थान में परिवर्तन। अब देवताओं के स्थान में भी परिवर्तन किया जाने लगा। कब? उत्तर वैदिक काल में। तो देखिए वैदिक काल में इंद्र प्रधान देवता थे, यानी पहले काल में ऋग्वेद काल में इंद्र प्रधान देवता थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हो गया, इसका स्थान विष्णु भगवान ले लिए हैं। ठीक है, पशुपतिनाथ शिव ने ले लिए, जिसको आज हम लोग शिव के नाम से जानते हैं। ठीक है, उस टाइम क्या बोला जाता था, पशुपतिनाथ शिव ने ले लिया, जिसकी पूजा अब हम लोग शिव के रूप में भी करते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन, कि वहाँ पर राजनीति कैसा था। उत्तर वैदिक काल के साहित्य में इस समय की राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। मतलब उत्तर वैदिक आर्य में भी राजनीति के बारे में हमें पता चलता है। राजतंत्रों का उदय, उस टाइम राजतंत्र चलता था, अभी लोकतंत्र चल रहा है ना, कि हम लोग वोट डालेंगे तभी सरकार बनेगी। उस टाइम राजा शासन हुआ करते थे उस टाइम, कि उस राजा शासन किए, फिर जब वो मर गए तो राजा का बेटा ही शासन करेंगे, फिर उसका बेटा शासन करेंगे। वहाँ पर राजतंत्र हुआ करता था। इस समय राजतंत्रों का उदय हुआ जो बेहद शक्तिशाली हुआ करते थे। नेक्स्ट, राजा का पद उत्तर वैदिक काल में पैतृक था। ठीक है, पैतृक का मतलब हो गया कि राजा का बेटा फिर उसके बेटा, यानी उन लोगों को दादा से ही चलता हुआ आ रहा था कि हाँ यही बनेंगे राजा, फिर उसके बेटा राजा। ठीक है, तो उस टाइम राजा का पद क्या हुआ करता था, उत्तर वैदिक काल में पैतृक हुआ करता था। ठीक है, पैतृक था। वह प्रजा की रक्षा करता था, यानी कि जो वहाँ पे राज थे, लोग थे, उसकी रक्षा किया करते थे। अब राजा ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, अब राजा और ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। क्यों? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में विशाल साम्राज्य के उदय के कारण, यानी बहुत बड़ा साम्राज्य उदय हुआ। ठीक है, तो राजाओं का भी शक्ति में क्या हो गया, वृद्धि देखने को मिला, क्योंकि बड़ा साम्राज्य को राजा चला रहे थे, तो उसके पास धीरे धीरे शक्ति बढ़ते हुए चले गए और एक विशाल साम्राज्य के लोग राजा के अंडर में रहते थे, तो कहीं ना कहीं राजा का शक्ति तो बढ़ ही गया है ना। नेक्स्ट, सभा एवं सभापति। ऋग्वेद काल में जो समान सभा एवं समिति मतलब ये सभापति, तो ऋग्वेद काल में पहले जो समान, ठीक है, सभा और समिति यानी सभापति का था, वह उत्तर वेद काल में आते आते कम हो गया, है ना। जो समान इज्जत वैल्यू मिलता था सभा और सभापति को, वह उत्तर वैदिक काल में आते आते वो सब खत्म हो गया। नेक्स्ट है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था, यानी न्याय दिलाने का काम कौन करते थे, राजा। तथा सहायता के लिए अन्य अधिकारी भी हुआ करते थे, अगर सहायता की जरूरत पड़ती थी तो राजा के अलावा अन्य अधिकारी भी हुआ करते थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। अब देखते हैं निष्कर्ष। तो उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद काल की तुलना में प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति हुई, यानी कि ऋग्वेद काल से ज़्यादा उत्तर वैदिक काल में उन्नति देखने को हमको मिला। तथा सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक ढांचे में काफ़ी बदलाव भी आए। शिक्षा के नए केंद्र स्थापित भी हुए। ठीक है, गुरु शिष्य संबंध अत्यंत पवित्र माना जाने लगा। उस टाइम गुरु और शिष्य का संबंध क्या माने जाने लगा, अत्यंत पवित्र माने जाने लगा। ठीक है, और राज्यों में राष्ट्रीयता और नागरिकता की भावना का भी उदय हुआ। राष्ट्रीयता और नागरिकता यानी कि लोगों को अंदर, जो लोगों के अंदर है वो राष्ट्रीयता यानी कि अपने देश से प्रेम होने लगा और खुद को देश का एक नागरिक की भावना उत्पन्न होने लगा लोगों में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा दोस्तों। क्या वीडियो वाकई में आसान था या नहीं, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज था, आंसर का लैंग्वेज, वो आसान था या नहीं था, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।